वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। दोस्तों, जब आप लोग तैयारी करते हैं, जब आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो सब आप लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब करंट अफेयर तो आप लोग को पढ़ना है, पर लेकिन उसका स्टैटिक पोर्शन जरूर तैयार कर लेना। यानी कि करंट अफेयर में जो दिख रहा है वो सही है, पर लेकिन बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन जरूर जाकर एक बार देख लेना। तो इसी तरीके से आज हम लोग यहां पर जो बजट है 2021 का, उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है। यानी कि संविधान में बजट के बारे में कहां पर मेंशन है, कुछ टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन, जीरो बजटिंग क्या होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं आप लोगों को डायरेक्ट ये बजट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, पर लेकिन हर साल जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये टर्म आप लोगों को बजट के अंदर जानने को मिलेगी। ये आप लोगों को हर साल के लिए फायदा पहुंचाएगी और कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ये इसी स्टैटिक पोर्शन से बन जाते हैं। तो इसी स्टैटिक पोर्शन को मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी उसमें हम लोग करंट वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए, जिसके अंदर भी यहां पर आप लोगों से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टकटकी लगाकर वीडियो को देना। बेसिकली जो लेवल रहने वाला है वो बहुत अच्छे वाला रहने वाला है, यानी कि यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे लेवल पर जाकर। पर लेकिन आप लोगों को हर एक एग्जाम में ये फायदा पहुंचाएगी। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं ना, उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाकर तैयारी करो, तो आप लोग आराम से एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा होगा उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारी, जैसे मैंने बोला आप लोगों को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी बताता हुआ चलूंगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बजट जो है वो कहां पर मेंशन है, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो सबसे पहले तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर बजट मेंशन है ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वहां पर बजट मेंशन नहीं है। बजट की जगह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट शब्द जो है वो आप लोगों के संविधान में मेंशन नहीं है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के संविधान में मेंशन है, यानी कि संविधान में लिखी हुई है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 110, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 112। तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो ये आंसर आप लोगों को बताना है। फिर से बता देता हूं कि जैसे कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है, तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। तो आंसर बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है इसका, सही आंसर है यहां पर डी, यानी कि मेंशन है यहां पर 112 आर्टिकल के अंदर में। 112 आर्टिकल के अंदर मेंशन है यहां पर, ये बोलते हैं हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तक का हमारी कंट्री में अगर 2016 से पहले की आप लोग बात करें, हमारी कंट्री में जो बजट है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के जो आखिरी वर्किंग डेज है उसमें प्रस्तुत किया जाता था। पर लेकिन फिलहाल अब ये हमारा बजट जो है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इसके अंदर यहां पर चेंज लाया गया। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, अगर बात करें आज तक का हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम याद रखना, उनका नाम है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई साहब के द्वारा सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में बजट प्रस्तुत किए गए हैं। टोटल मिलाकर 10 बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरे नंबर पर है पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम साहब के द्वारा 9 बजट प्रस्तुत किए गए। तीसरे नंबर पर है प्रणब मुखर्जी, मतलब थे, तो इनके द्वारा यहां पर 8 बजट प्रस्तुत किए गए थे। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है ये आप लोगों से पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करूं 1999 तक हमारा बजट जो है वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि पहले अंग्रेजों का बजट प्रस्तुत होता था उनके वहां पर, और फिर हमारी कंट्री में उसको प्रस्तुत करते थे अंग्रेज लाकर। तो अंग्रेजों की वही प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे। पर लेकिन आगे चलकर यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जब यहां पर यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये जो बजट था हमारी कंट्री में इसको 11 बजे प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये जो ट्रेडिशन थी वो 2001 से हम लोगों ने स्टार्ट करी, यानी कि जो 11 बजे पर आप लोगों का बजट जो प्रस्तुत किया जाता है ये 2001 से हम लोगों के द्वारा यहां पर स्टार्ट की गई। बाकी कुछ और आर्टिकल यहां पर मेंशन है। अगर आप लोगों से पूछे कि आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है, तो हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, हमारी कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फाइनेंस कमीशन है, अब की बार कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ये एक संवैधानिक पोस्ट है। आर्टिकल 110 जो है यहां पर ये किसके बारे में बात करता है? ये मनी बिल के बारे में बात करता है। और मनी बिल जो है ये किसके द्वारा क्लैरिफाई किया जाता है? तो ये होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के हाथ में ज्यादा पावर होती है जब हम लोग मणिपुर के जो मनी बिल के बारे में हम लोग बात करते हैं।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आर्टिकल 360 के बारे में। आर्टिकल 360 यहां पर बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल याद रखिएगा। और आर्टिकल 112 जो है ये बात करता है बजट के बारे में, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग बोलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के निकल गए। तो ये पूरा स्टैटिक पोर्शन मैं आप लोगों का कवर करके चल रहा हूं। इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो इनकम टैक्स है, जो आप लोग आज के दिन में इनकम टैक्स पे करते हैं, जो आयकर आप लोग पे ऊपर लगता है इनकम के बेस पर, तो हमारी कंट्री में इसको जो रेट है इसका, द रेट विच द इनकम टैक्स इज इंपोज इन इंडिया, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? पहली स्टेटमेंट में बोला गया इसको बोलते हैं यहां पर डाइग्रेसिव रेट, दूसरा बोला गया इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेट, तीसरा बोला गया इसको बोलते हैं रिग्रेसिव रेट, और चौथा बोला गया इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रेट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर आप लोगों के हिसाब से यहां पर बात की जाए तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो जो टर्म आप लोगों के सामने लिखी हुई है इन टर्म का आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक कर पहले आप लोग आंसर अटेम्प्ट कर लीजिए, आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होगा, ए बी सी एफ डी। फिर आप लोगों को मैं यहां पर बताता हूं। नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर टैक्स देखिए आप लोग, एक तो बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब आप लोग इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। आप लोग कोई पेन खरीद कर लेकर आए, कॉपी खरीद कर लेकर आए, दूध या फिर कोई बिस्किट या नमकीन, जो भी आप लोग खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स आप लोग पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो इंडिया का हर एक सिटीजन जो है वो टैक्स पे करता है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग टैक्स पे नहीं करते हैं तो ये गलत है। हर एक इंसान टैक्स पे करता है, चाहे वो आप लोगों को देखिए जो भी कुछ अगर खरीदते हैं तो टैक्स पे आप लोग करते हैं। तो ये होता है एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आप लोगों का इनकम टैक्स हो जाता है, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जैसे अगर बात करूं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि ये नॉर्मली जो अमीर आदमी होता है वो ज्यादा देता है और जो गरीब आदमी होता है वो कम देता है। तो इसलिए इस जो टैक्स को आप लोग प्रोग्रेसिव टैक्स बोल देते हैं। यानी कि जो ज्यादा टैक्स पे करेगा जिसकी ज्यादा सैलरी होगी और कम टैक्स पे करेगा जिसकी कम सैलरी होगी, तो इसी के बेस पर इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोल देते हैं। पर लेकिन रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स ये होता है, चाहे कोई अंबानी है चाहे कोई रिक्शा वाला है, अगर वो कोई पर्टिकुलर बिस्किट खरीद कर लेकर आ रहा है तो वो इतना ही टैक्स पे करेगा जितना दूसरा पे करेगा, यानी कि इक्वल टैक्स पे करेंगे, अमीरी और गरीबी में कोई फर्क नहीं है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स नॉर्मली माना जाता है। तो यहां पर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स मैंने आप लोगों को समझा दिया। पर लेकिन अगर बात करें जो इनकम टैक्स होता है वो ऐसा तो है नहीं कि प्रोग्रेसिव होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि इस इनकम के बाद में आप लोगों को फिक्स कर दिया जाता है कि अगर 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की इनकम आप लोग कमा रहे हैं तो इसके बाद में उसको फिक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंट कटेगा, 30% कटेगा आगे। यानी कि अब ये प्रोग्रेसिव होता नहीं जा रहा है, अब ये आकर रुक गया है। तो इसको बोलते हैं डाइग्रेसिव टैक्स। तो ये डाइग्रेसिव टैक्स रेट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि इनकम टैक्स के ऊपर इंपोज किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया, क्योंकि आगे चलकर ये समानुपाती बन जाता है, यानी कि जो यहां पर प्रोपोर्शनेट जो टैक्स है उसकी फॉर्म में आ जाता है। प्रोग्रेसिव कुछ टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद में फिर सैलरी के ऊपर आप लोगों को देखने लगता है कि सेस लगना स्टार्ट हो जाता है, टैक्स ऑन टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। आंसर इसका ए हो गया। जब बात चली रही है तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूं जो कि बजट में आप लोग कई जगह मेंशन होता हुआ नजर आएगा। इसको बोलते हैं सेस। सेस क्या होता है? सेस होता है कि एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। यानी कि आप लोगों की इनकम जो है मान लीजिए 10 लाख है, तो उससे ऊपर अगर आप लोगों की इनकम जा रही है तो उसमें मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि 1% जो है वो एजुकेशनल सेस लगेगा, इस पे 0.5% जो है वो इन्वायरमेंटल सेस लगेगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा और ये उसी पर्पज के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग इन्वायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करें उसे कहीं और यूज कर लेंगे, नहीं, वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो सेस लगाया जाता है उसी के लिए उसको यूज किया जाता है, उसको आप लोग सेस बोलते हैं। टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर आप लोगों से जो इनकम टैक्स है, आप लोगों की मान लीजिए जो इनकम है वो कुछ इनकम है, उस पर टैक्स लगा आप लोगों का मतलब 100 रुपए, अब ये 100 रुपए पर ये टैक्स लगेगा, ठीक है, ना कि पूरी इनकम के ऊपर लगेगा। इसीलिए सेस, इसीलिए टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको। सरचार्ज क्या होता है? ये भी एडिशनल टैक्स होता है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो लिमिट है हम लोगों ने बोल दिया कि 20 लाख से ऊपर आप लोगों की इनकम होगी तो आप लोगों के ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो ये कहीं भी यूज कर सकते हैं आप लोग, इसको स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं यूज किया था, इसको आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म आप लोग कई बार देखने को मिलती है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, गलत भी कर सकते हो, थोड़ी सी भी कोताही बरतोगे तो। बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन बजट, यानी कि इंडियन बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, यानी कि वेल्थ और इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहली स्टेटमेंट ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है ये आप लोगों को बताना है।
ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी कि नन। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके बाद में आंसर देखना, उसके बाद में आप लोगों के माइंड पर और ज्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर सही करेंगे तो अच्छी बात है, गलत करेंगे तो यहीं पर ही गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बात बोली जा रही है? बोला जा रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका यहां पर क्या है? सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर डी। आप लोग सी लगा कराएंगे क्योंकि दोनों ये है यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन पूछा गया नोट, तो नोट पूछा गया यहां पर। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों का वो यहां पर डी होगा। अगर पूछता कौन से ऑब्जेक्टिव है तो यहां पर सी आंसर हो जाता। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम आप लोगों को देखने को मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो इनकम टैक्स लगाती है या फिर जो भी टैक्स लगाती है, पैसा इकट्ठा होता है वहां से, और फिर पैसा इकट्ठा होने के बाद में कई सारी स्कीम लॉन्च करती है, तो दूसरे लोगों तक पैसा जाता है। किसी को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, किसी को आप लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर जो किसान धन वाला जो स्कीम चलाई गई थी पीएम किसान, वो वाले ये लॉन्च किया गया। हेल्थ से रिलेटेड कई सारे लोगों को बीमा प्रोवाइड कराए गए, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराए गए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ देखने को मिलता है। रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बजट में कहां पर कितना ज्यादा आप लोग क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एलोकेशन भी रीएलोकेट किए जाते हैं। तो ये दोनों ही बजट के उद्देश्य होते हैं बेसिकली, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन नोट पूछा गया तो आंसर यहां पर डी हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट के साथ में इसको डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है जीरो बेस बजटिंग के बारे में। जीरो बेस बजटिंग आप लोगों को कई बार सुनने को मिलता है बजट के अंदर, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। बोला गया कि एक फिक्स टेकन अप इन द इंडिया इन द बजट, जो यहां पर ये जो फर्स्ट टाइम जो इट वाज फर्स्ट टेकन अप, यानी कि सॉरी ये फर्स्ट है यहां, ठीक है, इसको पहली बार जब दिया गया था इट वाज फर्स्ट टेकन अप इन द बजट इन यूनियन बजट 1987। तो 1987 में यूनियन बजट में पहली बार इसको लिया गया था, जिसको जीरो बेस बजटिंग आप लोग बोलते हैं। बोलता है कि ये बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये प्रायोरिटी बेस पर चलता है। ऐसा नहीं है कि जो ढर्रा फॉलो किए जा रहे हैं वही चलता रहेगा, तो ऐसा बोला गया यहां पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर बताइए क्या है, फिर आप लोग आंसर देखिएगा। सही आंसर है इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या बात की जा रही है। अगर डेफिनेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो आंसर से आप लोग समझ सकते हैं जीरो बेस लिखा हुआ है, यानी कि आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को 5 लाख रुपए देता हूं और 5 लाख रुपए में आप लोगों को अपने एरिया में जाकर देखना है कौन झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाना है, और ये जो पैसा है ये आप लोग खर्च करना है। ठीक है, तो यहां पर एक तो होता है ऐसा तरीका कि मान लीजिए आप लोगों को हर साल 5 लाख रुपए ही देता रहूं मैं, ठीक है, चाहे आप लोग खर्च करें चाहे आप लोग खर्च नहीं करें। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस देखूं कि आप लोगों को पहली बार 5 लाख रुपए देते, आप लोगों ने सारे के सारे खर्च कर दिए और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है उस एरिया में निकलकर, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा चलो और पैसे ले लो भाई, ठीक है, आप 5 की जगह आपकी बार 7 लाख खर्च करो और अच्छे से और बच्चों को एजुकेशन दो। तो यानी कि प्रोग्रेसिव चीजें हो गई यहां पर पता चला 5 लाख देते, उसमें से 2 लाख खर्च किए और वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया, 3 लाख बच गए, तो फिर मैं बोलूंगा भाई साहब इसको कम करो। ठीक है, यानी कि एक नया बेस बनाकर चलेंगे, जो जीरो बेस होगा वहां से फिर से चीजों को एनालाइज किया जाएगा। ये पहले आप लोगों ने जो किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि पहले कितना पैसा दिया गया था। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं करेगा कि पहले हायर दिया था लोअर दिया था, पर लेकिन जो एनालिसिस किया जाएगा अब आने वाले टाइम में जो चीजों को एनालाइज कर तो कॉस्ट क्या पड़ रही है, नीड क्या पड़ रही है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ना कि पुराने बेस को रखते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। नया बेस नए एनालिसिस के बेस पर, तो इसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। आप लोग जानते हैं हमारी कंट्री में एक स्कीम चलाई जाती थी जिसमें जो हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं ना, एमपी लैड के नाम से, पर लेकिन कोविड-19 के चलते उसको सस्पेंड कर दिया गया अभी कुछ टाइम के लिए। तो वो जो स्कीम थी उसमें यह था कि मान लीजिए आप लोगों को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एक साल के लिए, 5 करोड़ में से आप लोगों ने 1 करोड़ खर्च किए, अगले साल फिर 5 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि 4 करोड़ पहले बच गए, 5 करोड़ ये हो गए तो 9 करोड़ हो गए। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता था कि आप लोग खर्च कर रहे हैं खर्च नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को 5 करोड़ मिलते ही मिलते रहते थे। पर लेकिन अगर ये हो जाए कि अगर 5 करोड़ में से आप लोगों ने 1 करोड़ खर्च किए तो 4 करोड़ पहले बचे हुए हैं, तो 1 करोड़ और डालकर 5 करोड़ हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों को बस 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी बार। तो अगली बार क्या करेगा इंसान, काम करना स्टार्ट कर देगा, पैसे को खर्च करना स्टार्ट करेगा, जनता के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा। तो ये काफी बेसिक फंडा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बेस बन जाता है। यहां पर हमारी कंट्री में जीरो बेस बजट जो था ये फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लाया गया। कब? यहां पर 1989 में, और सॉरी 1983 में। ये यहां पर कब था? ये डिपार्टमेंट बेस था। पर लेकिन यूनियन बजट के बारे में बात करें तो यूनियन बजट में इसको 1987 में लाया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
ऐसी टर्म भी आप लोग कई बार देखने को मिलेगी कि कैपिटल पेमेंट क्या है भाई साहब, इसको बताइए। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल पेमेंट, तो इसके बारे में आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई इस क्वेश्चन में। तो आप लोग अगर टर्म को भी थोड़ा समझ पाएंगे, मैंने आप लोग कई बार जब हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं या फिर कोई भी वीडियो बनाता हूं उसमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जब इंसान को आप लोग अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं और वो आगे चलकर ऐसे काबिल बन जाता है कि इंप्लॉयमेंट कर सके, तो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। ऐसे अगर हर एक इंसान को हम लोग तैयार कर दें, तो पैसा लगाकर जब हम लोग एक ऐसा इंसान तैयार कर देते हैं कि जो पैसा कमाने लायक बन जाता है, तो वो कैपिटल बन गया। इसी तरीके से अगर कोई पैसा खर्च कर आप लोग कोई मशीन लेकर आते हैं और वो मशीन जो है आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फिर से पैसा कमाने के लिए, तो कैपिटल बन गई आप लोग की। तो इस तरीके से कैपिटल पेमेंट के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि क्या है, पहले बोला गया कि ये इट इज रेफर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द जो कैपिटल प्रोजेक्ट जो होते हैं, एक तरीके से प्रोजेक्ट्स और एक्वाइजेशन ऑफ द एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिर मशीनरी, इक्विपमेंट को लेने में खर्च करता है, तो इसको बोलते हैं यहां पर ये कैपिटल पेमेंट। दूसरा बोला गया यहां पर कैपिटल रिवेन्यू है, यहां पर जो कलेक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट, एक्वाइजेशन ऑफ द एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिर मशीनरी हो गई। पहले में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला गया, दूसरे में कैपिटल रिवेन्यू बोला गया। तीसरे बोला गया कि ये एक्सपेंडिचर है जिसमें जो गवर्नमेंट का डे बाय डे का जो बिजनेस है, जो डिपार्टमेंट है, वो चलाने का काम करता है। तीसरे में ये स्टेटमेंट बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से कौन सा आंसर सही है, और फिर आप लोग इसका आंसर देखिएगा। तो आप लोग के हिसाब से कौन सा आंसर सही है ये बताइए आप लोग। वैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम इसमें बचा नहीं है, जब मैंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है। मैंने बताया कि कैसे आप लोग खर्चा कर रहे हैं, तो रिवेन्यू तो यहां पर ये खत्म ही हो गया, नॉर्मल सी बात है कि रिवेन्यू नहीं बचेगा। दूसरी बात यहां पर ये होगी कि गवर्नमेंट का डे बाय डे का एक्सपेंडिचर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां पर कुछ ऐसी मशीन आप लोग लेकर आ गए, तो इसका मतलब ये खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ए स्टेटमेंट यहां पर सही हो गई सीधी सीधी, यानी कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है यहां पर जो कि आप लोग अगर कहीं खर्चा करते हैं और फिर आप लोग उससे पैसा कमाने स्टार्ट कर देते हैं, जो भी आप लोग प्रोजेक्ट यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो कोई लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी हो गई, या फिर कोई इस तरीके से इक्विपमेंट हो गया जो आप लोग लेकर आते हैं जहां से आप लोग फर्दर पैसा कमा सकते हैं, तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम में ही है भाई साहब पेमेंट लिखा हुआ है, रिवेन्यू नहीं लिखा हुआ है। तो पेमेंट दे रहे हैं आप लोग कहीं पर, यानी कि खर्च कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंड कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इससे आप लोग कई बार तो टर्म में से ही आंसर निकाल दोगे, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ोगे, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सीधा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे, ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो नाम है आप लोग के सामने, चार एक एक कर पढ़ देते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर बात की जा रही है सन्मुख चेट्टी, ठीक है, सन्मुख चेट्टी, तो ये यहां पर पहली स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया यहां पर जॉन मैथाई, तो यहां पर ये बेसिकली सी यहां आएगा। दूसरा बोला गया यहां पर देशमुखी, ठीक है। तीसरा बोला गया यहां पर लियाकत अली खान, तो कौन है यहां पर आप लोगों को ये बताना है। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर ये सन्मुगम चेट्टी साहब थे, यहां पर वो थोड़ी सी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पर, तो सन्मुगम चेट्टी साहब थे जो पहले यहां पर हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। 26 जनवरी 1947 में ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे हमारी कंट्री के, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई साहब ये बता दो आप लोग ये फिस्कल फेडरलिज्म है क्या। फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले। तो राजकोषीय संघवाद क्या है, तो सीधी सीधी बात है कि यहां पैसों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है, सही आंसर बताना है। ये बोला जा रहा है कि इट रेफर टू द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल, सब नेशनल और गवर्नमेंट जो है उनके बीच में पावर को डिवोल्व, एक तरह से डिसोल्व करना है, इनके कम एक थोड़ी सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, इनके ऊपर से नीचे को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दूसरा बोला गया कि फाइनेंशियल रिलेशन है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर, यानी कि गवर्नमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट, मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच में यहां पर ये एक तरीका फाइनेंशियल रिलेशन बोला गया है। तीसरा बोला गया अमाउंट ऑफ मनी जो हाउस होल्ड के पास में अवेलेबल है खर्च करने के लिए, सेव करने के लिए, आफ्टर इनकम टैक्स जो वो पे करते हैं उसके बाद में जो पैसा बच जाता है, इनके इनकम टैक्स पे करने के बाद में जो पैसा खर्च करने के लिए बच जाता है, ये इनके यहां पर इसको फिस्कल फेडरलिज्म आप लोग बोलते हैं। तीसरा बोला गया कि ये यहां पर एक तरीके से पर कैपिटा इनकम है जो अबोव मिनिमम स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन है उससे ऊपर अगर बढ़ते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज, इनके एक तरीके से ये एक तरीके की इस तरीके की इनकम बोली गई है यहां पर जो पर कैपिटा कैटेगरी में आप लोग काउंट नहीं करते कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रहते हैं, इस किसके हिस्से में कितनी इनकम आती है। तो तीसरी चौथी स्टेटमेंट ये है। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर यहां पर इसका बी। ये क्या है? ये एक तरीके सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है ना उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो फेडरल सिस्टम होती है, संघवाद का ढांचा जिसको बोलते हैं ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये तीन तरीके का नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर फेडरलिज्म के बारे में बात करूं मैं आप लोगों से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है एक, तो
कि हम मिलकर काम करेंगे भाई साहब, जहां जहां जो दिक्कत है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी के साथ में क्रिएटिव फेडरलिज्म है, कौन कौन कितना क्रिएटिव निकल के आता है अपने काम करने में, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, एक दूसरे के साथ में कैसा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। तो मैंने आप लोगों से फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बात की, तो सेंटर स्टेट के साथ में मिलकर अगर आज की डेट में बात करूं, इसे हमारे संविधान में आर्टिकल 280 है, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन भी हमारी कंट्री में जो टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो भी यहां पर इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता हुआ नजर आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, इसमें बात किया गया था विवाद से विश्वास तक की स्कीम। ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है यहाँ पर। ये ए में बोला गया इनकम टैक्स, बी में बोला गया डायरेक्ट टैक्स, तीन में बोला गया यहाँ पर बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरे बोला गया यहाँ पर ये इनडायरेक्ट, ये यहाँ पर नॉन कोई से के लिए भी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कोई सा भी नहीं है। सही आंसर क्या है, BCFD। तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, ये थी बेसिकली बी आंसर। यहां पर क्या था कि जो भी इनकम टैक्स पेंडिंग पड़े हुए हैं वो अपने इनकम टैक्स को भरो जल्दी से जल्दी, और एक तरीके से विवाद से विश्वास, इनके विश्वास में कन्वर्ट किया जाएगा। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं सही तरीके से, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग, कोई भी उनके ऊपर एक तरीके से पेनल्टी वगैरह नहीं लगी। अगर आप लोगों ने अब तक पे नहीं किया है तो आप अब भी आकर इसको पे कर सकते हैं। तो एक विश्वास क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा यहां पर बोला गया, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने थे। मैं आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों को जरूर देखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर नया सीखने को मिला है तो इसी तरीके से आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में। फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके। इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो के, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड करना है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।